नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम उस किताब की समरी बताने वाले हैं जिसकी मदद से लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी संवारी है और जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। जैसा कि इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके नाम से ही जाहिर है कि आप सोच कर अमीर बन सकते हैं। यहाँ पर अमीर होने का मतलब सिर्फ धन कमाना ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ से अमीर होना है। इस किताब में लिखी तरीकों के अनुसार लोगों ने हर वो चीज़ हासिल की है जिसकी उन्होंने चाहत की। चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, पदवी हो, स्थान हो, स्थिति हो, प्यार हो और ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसकी उन्होंने इच्छा की। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। इस किताब में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए रहस्य बताए गए हैं और उन रहस्यों को समझने के लिए 13 सिद्धांत बताए गए हैं। हर एक सिद्धांत को एक एक अध्याय में बांटा गया है। हालांकि नेपोलियन हिल कहते हैं उन्होंने इन रहस्य का कोई ईजाद नहीं किया है, बल्कि इसे विस्तार रूप से समझाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया है। इस रहस्य का इस्तेमाल उनसे पहले एंड्रयू कार्नेगी ने अपने जीवन में और अपने विशाल साम्राज्य को बनाने में किया था। और कई लोग जो एंड्रयू कार्नेगी को जानते थे, उन्हें भी इस रहस्य के द्वारा अरबपति बनवा दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस रहस्य का प्रयोग किया था। ये रहस्य थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया और वे इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके विश्व के सबसे प्रमुख आविष्कारक बन गए। और इस रहस्य का उपयोग करके एडविन सी बार्न्स थॉमस एल्वा एडिसन के पार्टनर बन गए, जो एक मामूली इंसान थे। थॉमस एडिसन का पार्टनर होना कोई आम बात नहीं था, पर एडविन सी बार्न्स की इच्छा भी कोई साधारण इच्छा नहीं थी। ये इच्छा उनकी प्रबल इच्छा थी और उस इच्छा का खासियत यह था कि वह निश्चित था। वैसे तो इस किताब में कई सारे सच्चे कहानियाँ और घटनाओं के बारे में बताया गया है जो इस बात का प्रमाण देता है कि कैसे इंसान हर वो चीज़ पा सकता है जिसकी वो इच्छा करता है। पर किसी भी चीज़ को पाने के लिए सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता, उसके लिए धड़कती इच्छा या बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और आपकी इच्छा सिर्फ साधारण इच्छा है या धड़कती इच्छा है, ये आपको तय करना होगा। आइए बर्निंग डिजायर या धड़कती इच्छा को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। वैसे तो आप सभी को हर रोज़ कुछ न कुछ इच्छा होती ही होगी। जैसे कि आज आइसक्रीम खाने की इच्छा हो सकती है। सिर्फ आइसक्रीम खाने की इच्छा होना एक साधारण इच्छा है, लेकिन आइसक्रीम आज ही खाना है ये थोड़ी सी तीव्र इच्छा है। आज सभी दुकानें बंद हैं और आपको वही स्पेशल आइसक्रीम खानी है, तो क्या आप उस आइसक्रीम के लिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े? आज आपके सारे पैसे भी खर्च हो गए हैं, तो क्या आप उस एक दिन के लिए मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उसी एक आइसक्रीम के लिए? अब आप सोचेंगे मैं तो इसे कल भी खा लूँगा, लेकिन नहीं, उसे आपको आज ही खाना है और वही वाला खाना है। ये है एक बर्निंग डिजायर या धड़कती इच्छा। लेकिन ध्यान रहे अपने इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते में किसी दूसरों का किसी भी प्रकार से हानि ना हो। ये आइसक्रीम खाना तो एक उदाहरण है, ऐसे ही आपके मन में कई और इच्छाएं हो सकती है जिसे आपको पूरा करना है, लेकिन वो इच्छाएं धड़कती इच्छाएं होनी चाहिए। इस किताब में वो सारी बातें बताए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा और अपने विचार को वास्तविक जीवन में पा सकते हैं। ये किताब हर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म जागरूक होना चाहते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को जानकर अपने आप को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं। तो आइए इस किताब को शुरू करते हैं। आप भी इस किताब में दिए गए रहस्य का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या चाहते हैं और आप इसके लिए तैयार हो। आइए अब इस पुस्तक में दिए गए रहस्यों को सिद्धांतों के द्वारा जानते हैं। पहला सिद्धांत है इच्छा या डिजायर। इच्छा किसी भी उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होता है और ये अमीरी की दिशा में पहला कदम है। नेपोलियन हिल का कहना है मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है, सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। आपकी इच्छा कोई आशा या फिर सिर्फ कामना नहीं होनी चाहिए, ये एक तीव्र और प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जिसका एक साधारण उदाहरण मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया है। नेपोलियन हिल का कहना है आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ की इच्छा करनी है और उस इच्छा को प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा, शक्ति और प्रयास को डाल देना है। आपको अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना है। पीछे हटने के सारे पुल को तोड़ देना है। यही करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह इच्छा आपकी धड़कती इच्छा है।
आपको सफल होने में कई दिन, कई महीने या फिर कई साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को एक प्रबल इच्छा के रूप में रखते हैं तो आप अंततः वो प्राप्त कर लेंगे। हर आदमी धन कमाना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने भर से धन नहीं मिलती। धन हासिल करने के लिए आपको इसकी प्रबल इच्छा रखनी होगी, ऐसी इच्छा जो जुनून की तरह हो और अस्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। इसे हासिल करने के लिए आप कोई योजना बनाएं या निश्चित तरीका खोजें और उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहें और असफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दें। ऐसा करने में मदद करने के लिए नेपोलियन हिल 6 तरीकों को बताते हैं। पहला है, आप अपने मन में एक निश्चित धन की राशि तय करें जिसे आप कमाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ काफ़ी नहीं होगा। एक निश्चित राशि के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरा है, निर्धारित करें कि आप उस राशि को प्राप्त करने के बदले में क्या देने के लिए तैयार हैं। ये आपकी मेहनत हो सकती है, आपका समय हो सकता है, आपकी निष्ठा हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तीसरा है, आप एक निश्चित तिथि चुन लें जिस दिन तक आपको ये धनराशि चाहिए। चौथा है, आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें, चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं। पाँचवा है, बताए गए इन सभी तरीकों का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा बनाएं और इसे साफ साफ लिख लें। छठा है, अपने लिखे हुए ब्यौरा को जोर जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, इतना जोर से कि आपको अपनी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। एक बार सुबह उठते ही पढ़ें और एक बार सोने से पहले पढ़ें। पढ़ते समय आप यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना धन या वो चीज़ अभी हाल में मौजूद है, आप उसके मालिक हैं। छठा कदम का पालन विशेष रूप से करें। आपको यह विश्वास करने में कि आप उतना अमीर हैं पहली बार कठिनाई हो सकती है, पर आपकी प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी और जब आपकी इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी तो आप खुद को बिना कठिनाई के ये विश्वास दिला लेंगे कि आप इसे हासिल कर लेंगे। दूसरा सिद्धांत है आस्था। ये अमीरी की दिशा में दूसरा कदम है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो ये अवचेतन मस्तिष्क के अंदर एक चमत्कारिक रूप से काम करता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है। अगर आप अपने मन को बार बार सकारात्मक निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं होता। किस्मत और बदकिस्मती तो बस अवचेतन मन के अनुसार काम करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को भौतिक रूप में बदल सकता है, चाहे वह विचार सकारात्मक या रचनात्मक हो या फिर वो विचार नकारात्मक हो। नकारात्मक आस्था के कारण ही करोड़ों लोग दुर्भाग्य का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप दे देता है। अवचेतन मस्तिष्क कैसे काम करता है उसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, प्रभावी प्रार्थना के रहस्य। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आस्था क्यों जरूरी है, इसे हम कुछ वाक्यों से समझ सकते हैं। आस्था विचार के आवेग को शक्ति, जीवन और क्रियाशीलता प्रदान करता है। आस्था वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा जुड़ जाता है। आस्था को विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इलाज है। असफलता का एक बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होना है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नेपोलियन हिल ने कुछ फॉर्मूले को बताए हैं। वो फॉर्मूला इस प्रकार है। पहला है, आप अपने आप को ये बताएं कि आप में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और आप इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन के साथ कार्य करेंगे। दूसरा है, आप हर दिन 30 मिनट यह सोचिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, ताकि इसका एक स्पष्ट तस्वीर मस्तिष्क में बन जाए और यह महसूस करें कि आपकी प्रबल विचार अंततः अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगा। तीसरा है, हर दिन 10 मिनट के लिए अपने आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने पर ध्यान दें। चौथा है, आप अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिख लें और ये भी लिखें कि आप इसे हासिल करने तक कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। पाँचवा है, आप यह जान लें कि कोई धन या पद जो अनैतिक तरीकों से प्राप्त किया हो वह अस्थायी नहीं होती, इसलिए आप ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या वस्तु का नुकसान हो। आप सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करेंगे
और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मस्तिष्क से दूर कर लेंगे, क्योंकि दूसरों के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने से कभी सफलता नहीं मिल सकती। आइए अब अगला सिद्धांत पे चलते हैं। तीसरा सिद्धांत है आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। ये अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका है और अमीरी की दिशा में तीसरा कदम है। आत्म सुझाव या कह ले खुद को दिया गया सुझाव अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। सिर्फ साधारण भाव रहित शब्द और कथन अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करते। अपने शब्दों को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए आपको अपने शब्दों और विचारों में भावनाएं और आस्था को डालनी पड़ेगी। जब आप पहली बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाएं या इन्हें सही तरीक़ा से अभिव्यक्त न कर पाएं, लेकिन आप इसे करने में सामर्थ्य हो सकते हैं इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का लगन के साथ अनुसरण करके। इस अध्याय में आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपको शुरुआत में अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन आपको ये कितना भी अव्यवहारिक लगे, आप इन निर्देशों का पालन करें, तभी आपके सामने वो वक्त आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। वही निर्देश इस प्रकार है। पहला है, आप एक शांत जगह खोज लें जहां आपको कोई परेशान न करे। फिर अपनी आंखें बंद करके उस धनराशि को, उस समय सीमा को और उस सेवा को, वस्तु को जिसे आप उन धनराशि के बदले में देना चाहते हैं, इन सभी को जोर से दोहराएं। दूसरा है, आप इसे नियमित रूप से सुबह और रात में दोहराएं जब तक कि आप उस धनराशि का स्पष्ट छवि अपनी कल्पना में न देख लें। तीसरा है, आप उस लिखित प्रति को वहाँ पर रखें जहाँ आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले उसे देख सकें। आत्म सुझाव के बाद अगला और चौथा सिद्धांत है विशेषज्ञ ज्ञान। यह ज्ञान अमीरी की दिशा में चौथा कदम है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य ज्ञान और दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी भी मात्रा में हो, धन को संग्रह करने में अधिक उपयोगी नहीं होता। धन संग्रहित करने के लिए ज्ञान का संगठित होना और विशिष्ट होना जरूरी है। आपको उस क्षेत्र का विशिष्ट और संगठित ज्ञान हासिल करना होगा जिस क्षेत्र के माध्यम से आप धन कमाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। यदि आप उस आवश्यक ज्ञान की मात्रा को हासिल करने में सक्षम नहीं होते हैं तो नेपोलियन हिल आपको मास्टरमाइंड समूह बनाने की सलाह देते हैं, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने किया था। सारा ही ज्ञान हेनरी फोर्ड के पास नहीं था, लेकिन उनके पास मास्टरमाइंड समूह था जो उन्हें उनके लक्ष्य को पाने में मदद करता था। आप वह सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो, और बाकी के विशिष्ट ज्ञान के लिए आप मास्टरमाइंड समूह बना सकते हैं। मास्टरमाइंड समूह का मतलब है ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके पास वह ज्ञान हो जो आप चाहते हैं और वह ज्ञान हो जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे। इस मास्टरमाइंड का उपयोग करके कोई भी इंसान जिसके पास किसी भी प्रकार का विशिष्ट ज्ञान न हो, ना ही शिक्षा हो, वह भी जितना चाहे उतना धन संग्रहित कर सकता है। पांचवा सिद्धांत है कल्पना या इमेजिनेशन। ये अमीरी की दिशा में पांचवा कदम है। कल्पना ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से इंसान ने हवा को जीत लिया है और उड़ना सीखा है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य के भार को तथा इसके तत्व को जान लिया है और न जाने कितने अनगिनत चीज़ों को साकार किया है। कल्पना दो रूप के होते हैं, एक है संश्लिष्ट कल्पना या सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा है रचनात्मक कल्पना या क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए रूप में सुधारते हैं या व्यवस्थित करते हैं। इस शक्ति से कुछ भी नया नहीं रचा जा सकता, क्योंकि यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। रचनात्मक कल्पना या क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को मिलते हैं। इस शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर पाता है, और यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है।
अब अगला और छठा सिद्धांत है सुव्यवस्थित योजना या ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, अमीरी के दिशा में छठा कदम। सिद्धांत 1 में बताए गए 6 तरीकों में से एक है निश्चित और व्यवहारिक योजना बनाना। इस अध्याय में निर्देशों के द्वारा बताए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक और सुव्यवस्थित योजना बना सकते हैं। पहला है, आपको जितने लोगों की ज़रूरत है उनसे मिलें, उनसे जुड़ें और उनका एक समूह बनाएं। इसे मास्टरमाइंड समूह बनाना कहते हैं। दूसरा है, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप उस समूह के लोगों को आप अपनी सहायता के बदले में क्या दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी लाभ के बिना ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। तीसरा है, जब तक कोई ठोस योजना पूरी तरह से नहीं बन जाती, आप अपने समूह के सभी सदस्यों से लगातार मिलते जुलते रहें। चौथा है, आप अपने समूह के सदस्यों के बीच हमेशा अच्छे संबंध और तालमेल बनाए रखें। नेपोलियन हिल का कहना है, दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव या शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दूसरों के सहयोग के बिना आप बहुत धन इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु अपार धन इकट्ठा करने के लिए आपको दूसरे लोगों की सहयोग की आवश्यकता होगी। उनके विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी जो शायद आपके पास न हो, और ये सहयोग अच्छी तरह पाने के लिए मास्टरमाइंड समूह का बनाना जरूरी है। विशिष्ट ज्ञान और कई तरह के ज्ञान को हासिल करने के लिए आप अपने क्षेत्र के महान लीडर को फॉलो कर सकते हैं और उनसे वो चीज़ भी सीख सकते हैं जो आपको अपनी लीडरशिप में काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप लीडरशिप पर एक डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। इसलिए अगर आपकी पहली योजना असफल होती है तो आप एक नई योजना बनाएं, और नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले एक और नई योजना बनाएं, और ऐसा तब तक करें जब तक आपको एक सफल योजना न मिल जाए। याद रखें, अल्पकालिक पराजय अस्थायी असफलता नहीं होती, और ये भी याद रखें, भगोड़े लोग कभी नहीं सफल होते और सफल लोग कभी नहीं भागते। सातवां सिद्धांत है निर्णय या डिसीजन। इससे आप अपने टाल मटोल की आदत पर विजय पा सकते हैं, और ये अमीरी की दिशा में सातवां कदम है। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। सैकड़ों सफल लोग जिन्होंने अपार दौलत कमाई है, उनके विश्लेषण के बाद यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी, और अगर इन निर्णय को बदलना होता था तो वे जल्दीबाजी नहीं करते थे। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हेनरी फोर्ड, जो अपने निर्णय पर तुरंत और निश्चित रूप से पहुंचते थे और उस निर्णय को बदलने में देर लगाते थे। नेपोलियन हिल का कहना है, अधिकांश लोग अपना निर्णय लेने के बारे में दूसरों से राय लेते हैं। दूसरों की राय पर आसानी से राजी होने का मतलब है आपके पास शिक्षा की कमी है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने आप पर भरोसा रखें, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस पर खोज करें और एक विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करें, क्योंकि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है जो हर एक के पास ढेर सारी होती है, और इसे उस आदमी पर थोप दिया जाता है जो इसे स्वीकार करता है। आठवां सिद्धांत है लगन या परसिस्टेंस। ये अमीरी की दिशा में आठवां कदम है। लगन इम्तिहान लेता है, और ज़्यादातर लोग इसमें असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तब हार मान लेते हैं जब चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है। लगन की कमी को प्रयास से दूर किया जा सकता है। अगर आपको लगने लगे आप में लगन का अभाव है तो आप अपनी इच्छा के आग को और अधिक प्रबल बना लें और इसमें और धधक डालें, क्योंकि लगन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है, और इस तरह आप अपने लगन के अभाव को दूर कर सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। खुद को लगनशील कैसे बनाया जाए, इसके लिए नेपोलियन हिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है निश्चित उद्देश्य। एक दृढ़ उद्देश्य आपको कई बाधाओं के पार ले जा सकता है। दूसरा है इच्छा। लगन की कमी को दूर करने के लिए इच्छा का प्रबल होना बहुत जरूरी है। तीसरा है आत्मनिर्भरता। जब आपको यह विश्वास होता है कि आप अपनी योजना का सफलतापूर्वक पालन करेंगे, तब आपकी दृढ़ता बढ़ जाती है।
चौथा है योजनाओं की निश्चितता। लगन के लिए योजना का सुव्यवस्थित और निश्चित होना जरूरी है। पांचवा है सटीक ज्ञान। आपको अपनी योजना का सटीक ज्ञान होना चाहिए। आपकी योजना तथ्य, अनुभव और अवलोकन पर आधारित हो, ना कि किसी अनुमान पर। छठा है संयोग। आपके मास्टरमाइंड के सदस्य आपके लगन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सातवां है इच्छा शक्ति और आठवां है आदत। आप जो रोज करते हैं उसका एक हिस्सा मस्तिष्क सोख लेता है, इसलिए आपको बार बार साहसपूर्ण काम करने की जरूरत होगी। इसे आदत बनाना होगा, क्योंकि लगन आदत का सीधा परिणाम होता है। अगला और 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति, और ये अमीरी की दिशा में 9वां कदम है। धन कमाने के लिए और धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस शक्ति को हासिल करने के लिए इस अध्याय में कुछ तरीके बताए गए हैं। रचनात्मक कल्पना की मदद से अनंत प्रज्ञा से संपर्क किया जा सकता है और उनसे ज्ञान हासिल की जा सकती है। शक्ति के लिए आप संग्रहित और सुव्यवस्थित अनुभव को इकट्ठा कर सकते हैं, और ये किसी भी अच्छी या सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। जब संग्रहित अनुभव उपलब्ध न हो तब ज्ञान के लिए प्रयोग और शोध का सहारा लिया जा सकता है। आप ज्ञान को अनंत प्रज्ञा, संग्रहित अनुभव या प्रयोग और शोध के द्वारा किसी भी स्रोत से हासिल कर सकते हैं, और इन ज्ञान को निश्चित योजना के साथ मिलाकर शक्ति हासिल की जा सकती है। अगर आपकी योजनाएं काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए ज़्यादा अधिक और विस्तृत ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी, और अकेला व्यक्ति को इतने सारे ज्ञान अकेले ही हासिल करने में मुश्किलें हो सकती है। इसलिए अलग अलग तरह के विशिष्ट ज्ञान को एक जगह लाने के लिए नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड समूह बनाने की सलाह देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान को हासिल करते हैं और अपने प्रयास को एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में लगाते हैं, तो इस शक्ति को मास्टरमाइंड की शक्ति कहते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के अपार शक्ति और धन हासिल नहीं कर सकता। 2 या 2 से अधिक दिमागों का संग्रह अकेले दिमाग से कहीं अधिक परिणाम उत्पन्न करता है। जिस तरह बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब 10वां सिद्धांत है सेक्स रूपांतरण का रहस्य। यह अमीरी की दिशा में 10वां कदम है। यहाँ पर रूपांतरण का अर्थ है किसी एक तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है, और इस विषय में अज्ञान के कारण इस अवस्था को आमतौर पर शारीरिक रूप से जोड़ा जाता है। हिल्ड बताते हैं सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। पहला, मानव जाति का स्थायीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य का संरक्षण। और तीसरा, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स रूपांतरण का अर्थ है मस्तिष्क का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि हिल कहते हैं सेक्सुअल अभिव्यक्ति की इच्छा जन्मजात और प्राकृतिक है। इस इच्छा को नष्ट नहीं की जा सकती, और ना ही इसे दबाना या खत्म करना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा समृद्ध होते हैं। मानवीय मस्तिष्क लालसाओं पर प्रतिक्रिया करता है। वे लालसा जिन पर मस्तिष्क अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है इस प्रकार है: सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा, प्रेम, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ की प्रबल इच्छा, संगीत, मित्रता, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। साथ साथ झेला गया दुख, आत्मसुझाव, डर, मादक द्रव्य और शराब। इन आवेगों में से 2 आवेग, डर, मादक द्रव्य और शराब, विध्वंसक है, बाकी सारी आवेग रचनात्मक है। लेखक कहते हैं इतिहास में ऐसे कई लोग के उदाहरण हैं जिन्होंने कृत्रिम मानसिक प्रेरक जैसे शराब या मादक द्रव्य के प्रयोग के द्वारा परिणाम हासिल किए हैं, परंतु यह बात भी याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना खुद का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया है जिसके द्वारा इंसान अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकते हैं और अच्छे और दुर्लभ विचार हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सेक्स की प्रेरक शक्ति और 10 आम शक्ति जो पहले ही बताए गए हैं। ऑथर का कहना है
महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज़ पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज़ रचनात्मक कल्पना शक्ति की शक्ति के द्वारा अंदर से आती है। अब ऑथर कहते हैं, सेक्स के बारे में गलत विश्वास व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाते हैं। हालांकि ऑथर इस अध्याय में सेक्स की कोई वकालत नहीं करना चाहते और इस अध्याय से किसी भी प्रकार का कोई गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। वे तो बस इसे सही ढंग से समझाना चाहते हैं। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग करके अक्सर कई लोग अपने शरीर व मस्तिष्क को नीचे गिरा लेते हैं। आमतौर पर 30 और 40 की उम्र के बीच में इंसान सेक्स रूपांतरण की कला को समझना शुरू करता है, अगर वह कभी सीखता है तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इससे पहले नहीं सीख सकते। जब कोई इंसान किसी को खुश करने के लिए सिर्फ सेक्स के उद्देश्य से संचालित होता है तो वह चोरी कर सकता है, धोखा दे सकता है और कई घिनौनी काम कर सकता है। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलते हैं तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। लेकिन जब कोई सेक्स के भाव में प्रेम का भाव मिश्रित करता है तो वो अपने कार्य को अधिक बुद्धिमानी, संतुलन और तर्कपूर्ण ढंग से कर सकता है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मस्तिष्क में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भावों को हतोत्साहित करें। इन भावनाओं के साथ अच्छे चरित्र का होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये विनाशकारी बन सकता है। प्रेम का प्रभाव अस्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। अगर आपको लगता है आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर निकालें और इस विचार को भी निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। सभी प्रेम अनुभव लाभदायक है, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या विक्षोभ की आग में जलने लगता है। प्रेम के मामले में निराशा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रेम की भावना और सेक्स की भावना में अंतर समझना होगा। और एक महत्वपूर्ण अंतर है, प्रेम आध्यात्मिक होता है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक होता है। अब अगला और 11वां सिद्धांत है अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड। ये अमीरी की दिशा में 11वां कदम है। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। अवचेतन मस्तिष्क वो कड़ी है जो इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा को एक साथ जोड़ता है। रचनात्मक प्रयास के लिए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को ऊर्जा दे सकते हैं और ऐसा आप इस किताब में दिए गए 13 सिद्धांतों के द्वारा कर सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क खाली नहीं बैठता। अगर आप अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क में नहीं डालेंगे तो ये किसी न किसी विचार को अपने अंदर डाल लेगा और उसके अनुसार काम करने लगेगा। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही विचार अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस विचार और इच्छा को इसके अंदर डालना चाहते हैं। भाव के साथ मिला हुआ विचार अवचेतन मस्तिष्क पर सक्रिय प्रभाव डालता है और अवचेतन मस्तिष्क इस पर तीव्र प्रक्रिया भी करता है। भाव दो तरह के होते हैं, सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। प्रमुख 7 सकारात्मक भाव इस प्रकार हैं: इच्छा का भाव, आस्था का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। और प्रमुख 7 नकारात्मक भाव इस प्रकार हैं जिनसे बचना चाहिए: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव और क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस भाव को रखना चाहते हैं। सकारात्मक भाव के लिए आपको आदत का नियम अपनाना होगा। सकारात्मक भाव को अमल में लाना होगा और उसे आदत बनाना होगा। आप अवचेतन मस्तिष्क के उपयोग से अधिक प्रभावी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। अब अगला और 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क। ये अमीरी की दिशा में 12वां कदम है। ऑथर कहते हैं मानवीय मस्तिष्क रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांत की तरह ही काम करता है।
अब चेतन मस्तिष्क का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के जैसा होता है, जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं, और रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्क का रिसीविंग सेट की तरह है, जो विचार की ऊर्जा को ग्रहण करता है। ऑथर कहते हैं महानतम शक्तियाँ अमूर्त होती है और हमें ये पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त है। नेपोलियन हिल की एक बात हमेशा याद रखें, सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती। अब अगला और 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रियां या द सिक्स्थ सेंस। ये अमीरी की दिशा में 13वां कदम है। छठी इंद्रिय के द्वारा अनंत प्रज्ञा इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इस सिद्धांत को बाकी के 12 सिद्धांतों को अपनाने के बाद ही समझा जा सकता है, नहीं तो ये आपको अविश्वसनीय लगेगा। छठी इंद्रिय के विकास से आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार हमेशा के लिए खुल जाता है। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इच्छानुसार ओढ़ लें या हटा दें। इस महाशक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीरे धीरे आती है और बाकी के सिद्धांतों के प्रयोग से आती है, इसलिए इस सिद्धांत को सबसे अंत में रखा गया है। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है और अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ और सुख की समझ। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में ऑथर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है कि क्यों छठी इंद्रिय काम नहीं करती। जब तक आपके दिमाग में अनिर्णय, शंका और डर होगा, तब तक छठी इंद्रिय काम नहीं करेगी। ये तीनों आपस में मिले होते हैं, जहाँ एक मिलेगा बाकी दोनों वहाँ अपने आप मिल जाएगी। ये तीनों इतने सूक्ष्म और खतरनाक होते हैं कि हमें उनकी उपस्थिति का पता नहीं चलता, लेकिन इनके कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। अनिर्णय पहले शंका में बदलता है और फिर अनिर्णय और शंका दोनों मिलकर डर बन जाते हैं। ऑथर ने कुछ 6 महत्वपूर्ण मूलभूत डर को बताया है जो इंसान को उसके जीवन में कभी न कभी सताता ही है, और जो लोग इन डर का शिकार नहीं होते वे भाग्यशाली होते हैं। वे डर इस प्रकार हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के विछोह का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। परंतु ऑथर ये बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी भी मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। इसी प्रकार चिंता भी डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है और इसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप नेपोलियन हिल के द्वारा कही गई इस बात को ज़रूर याद करें कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज़्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। इसी के साथ ये समरी खत्म होती है, और इसी तरह की और भी पुस्तकों की समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।